के जनरल सेक्रेटरी बन गए, जिसके बाद वो साल 1962 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद पहुंचे। साल 1962 से लेकर 1977 तक वो संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे। पहली बार वो निर्दलीय पहुंचे थे और बाद के 2 बार वो कांग्रेस से चुने गए। साल 1977 में उन्होंने जब लोकसभा का पहली बार चुनाव जीता तब उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। साल 1965 में कांग्रेस की उस वक्त की कथित समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने अशोक मेहता के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, तो समाजवादी हलकों में उनकी तीखी आलोचना भी हुई। इसके बाद साल 1984 से 1989 तक 5 सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृह क्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। अलबत्ता बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया। साल 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर जोर दिया और उच्च वर्गों के बढ़ते अधिकार के खिलाफ आवाज उठाई, तो सत्तासीनों से उनके गहरे मतभेद पूरी तरह बेपर्दा होकर सामने आए। फिर तो उन्हें ऐसे युवा तुर्क की संज्ञा दी जाने लगी जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी युवा तुर्क के रूप में उन्होंने साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव लड़ा और जीते भी। साल 1974 में उन्होंने इंदिरा गांधी की अधीनता अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया। साल 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे। 25 जून 1975 को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के वक्त सत्तारूढ़ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति तथा कार्य समिति के सदस्य होने के बावजूद वे इंदिरा गांधी के निशाने पर थे। इसीलिए वे सत्ता की राजनीति के मुखर विरोधी थे और लोकतांत्रिक मूल्यों व सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को महत्व देते थे। साल 1977 में लोकसभा चुनाव में हुए जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई की, तो चंद्रशेखर उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। बाद में यह कार्रवाई इंदिरा गांधी की जान पर ही बनाया। साल 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यंत विषम राजनीतिक परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और जल्द ही उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। 1 दिसंबर 1989 का दिन था। संसद के सेंट्रल हॉल के मंच पर बैठे मधु दंडवते जनता दल संसदीय दल के नेता का चुनाव करवा रहे थे। वहां मौजूद लोगों को पहला झटका तब लगा जब खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल के नाम का प्रस्ताव किया। अपनी खुशी छुपा न पा रहे चंद्रशेखर ने तुरंत इसका समर्थन किया। दंडवते ने देवीलाल को जनता दल संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। पूरा सेंट्रल हॉल भौचक्का कर देने वाले सन्नाटे में डूब गया। बाहर कोहराम मच गया। सारी समाचार एजेंसियों ने दुनिया के हर कोने में समाचार फ्लैश किया कि देवीलाल दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ठीक 4 मिनट बाद समाचार एजेंसियों की तरफ से एक और संदेश फ्लैश हुआ, किल किल अर्लियर स्टोरी। हुआ ये कि अपनी पूरी 6 फीट की काठी के साथ देवीलाल खड़े हुए। उन्होंने अपना समर्थन करने के लिए वीपी सिंह को धन्यवाद दिया और फिर बोले, चुनाव परिणाम राजीव गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नतीजा है और इसके सबसे बड़े पैरोकार वीपी सिंह हैं। हरियाणा में जहां लोग मुझे ताऊ कहकर पुकारते हैं, मैं वहां ताऊ बनकर ही रहना चाहता हूं। लोग सांस रोककर ये सुन ही रहे थे कि उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि वो इस पद के लिए वीपी सिंह के नाम को प्रपोज करते हैं। अभी देवीलाल ने बोलना बंद भी नहीं किया था कि अजीत सिंह ने चिल्लाकर उनका समर्थन कर दिया। कुछ सेकंडों बाद उपस्थित लोगों के जबरदस्त शोर के बीच दंडवते ने सिंह को नेता घोषित कर दिया। चंद्रशेखर का चेहरा फक पड़ गया। जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बाद में चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवा में लिखा, मैंने उसी समय कहा कि ये गलत है, मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद बीजू पटनायक और देवीलाल दोनों मेरे पास आए और बोले, आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। मैंने कहा, आप मुझ पर कृपा करो, मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि सरकार का प्रारंभ ही कपटपूर्ण ढंग से हुआ है। मधु दंडवते इस तरह की तिकड़म के साझीदार होंगे, इसका मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन अचानक 11 बजे रात को मेरे पास रोमेश भंडारी का फोन आया कि आप मेरे घर कॉफी पीने आइए। मैं समझ गया कि पहले बिना तय किए हुए रात के 11 बजे कोई कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा राजीव गांधी बैठे हुए थे। हमारी उनकी मुलाकात हुई।
लेकिन सरकार बनाने की कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा कि आप सरकार बनाएंगे। मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है। मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा हो अगर कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हो जाएं। अगर बड़े नेताओं के शामिल होने में कोई दिक्कत है तो नौजवानों को इसकी छूट दीजिए। राजीव ने कहा, 1-2 महीने बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। सरकार बनाने के तीसरे दिन चंद्रशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में वित्त सचिव विमल जलान ने उन्हें एक नोट दिया जिसमें लिखा था, हालात इतने खराब हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर लिखते हैं, मैंने विमल जलान से पूछा कि आपके नोट का जो आखिरी वाक्य है उसके बाद आपके वित्त सचिव की कुर्सी पर बने रहने का क्या औचित्य है। यह स्थिति एक दिन में तो पैदा नहीं हुई होगी, महीनों में बनी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे निपटने के लिए पिछले दिनों में क्या क्या कदम उठाए गए। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने वित्त सचिव को हटा दिया। इसी तरह 2 प्रधानमंत्रियों के प्रिय पात्र रहे बीजी देशमुख मुझसे मिलने आए। आते ही उन्होंने अभिमान भरे अंदाज में फरमाया, क्या आप समझते हैं कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ? मुझे टाटा के यहाँ से कई साल पहले से ऑफर है। मैंने सोचा भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ यह शख्स टाटा की नौकरी के बल पर यहाँ बना हुआ है। जिंदगी में पहली बार अपने घर में किसी आए हुए व्यक्ति से बात करने के बजाय मैं उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर चंद्रशेखर 5वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने मालदीव गए। वहां उन्होंने ठेठ हिंदी में क्षेत्रीय समस्याओं पर जबरदस्त भाषण दिया, जिसे वहां मौजूद सभी नेताओं ने काफी पसंद भी किया। नवाज शरीफ चंद्रशेखर के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय अपने कार्यालय में काम कर रहे रियाज खोखर से कहा कि काश तुम मेरे लिए भी इतनी अच्छी तकरीर लिखते। खोखर ने जवाब दिया कि चंद्रशेखर के लिए वो भाषण किसी ने लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने बिना किसी तैयारी के एक्सटेम्पोर दिया था। एक जमाने में चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार रहे जनता दल यू के नेता हरिवंश के मुताबिक अगर समय मिला होता तो वो देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री होते। 4 महीने के कार्यकाल में अयोध्या विवाद, असम चुनाव, पंजाब समस्या, कश्मीर समस्या सबके समाधान की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए। बहुत हद तक वो उन चीजों को आगे भी ले गए। वो फैसला लेना जानते थे। 1991 का आर्थिक संकट कांग्रेस और वीपी सिंह सरकार की देन थी। उस समय सिर्फ 3 हफ्ते की विदेशी मुद्रा भारत के पास रह गई थी। उन्होंने देश को संकट से निकालने के लिए तुरंत फैसला किया। चंद्रशेखर ने अपने छोटे से कार्यकाल में अयोध्या विवाद को सुलझाने की भी पूरी कोशिश की। बाद में उन्होंने लिखा भी कि अगर उन्हें 2 महीने का और वक्त मिल जाता तो बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ गया होता। चंद्रशेखर ने बाबरी मस्जिद का फैसला कराने का जो प्रयास किया उसकी वजह से ही उनकी सरकार भी गई। उन्होंने शरद पवार को यह बात बताई, उन्होंने उसे राजीव गांधी तक पहुंचा दिया। राजीव ने उनसे कहा 2 दिन रुक जाइए और फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जब विश्व हिंदू परिषद के लोग उनसे मिलने आए तो बाबरी एक्शन कमेटी के जावेद हबीब भी आए। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि मैं किसी मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर गोली नहीं चलाऊंगा, मैं खुद ऑर्डर दूंगा फायरिंग का अगर आप लोगों ने उस ढांचे को छुआ भी। उन्हें लगा कोई विचित्र आदमी आ गया है प्रधानमंत्री के रूप में जो कमरे के अंदर धमकी दे रहा है। उन्होंने मुसलमानों से भी कहा कि दंगा फसाद करने से देश कैसे चलेगा। 4-5 दिन बाद दोनों आ गए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 15-20 दिन में तो समाधान के लिए भी तैयार हो गए। मुसलमान मान गए थे कि यह जगह हम हिंदुओं को दे देंगे। उनकी 2 मांगे थीं, एक तो इसके बदले दूसरी जमीन मिल जाए मस्जिद बनाने के लिए और दूसरी कि कानून पास हो जाए कि काशी और मथुरा में इस तरह की मांगे नहीं उठेंगी। 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। राजीव गांधी ने शरद पवार को दिल्ली बुलाकर कहा कि वो चंद्रशेखर को मनाएं ताकि वो इस्तीफा न दें। राजीव गांधी के कहने पर शरद पवार चंद्रशेखर के पास गए। चंद्रशेखर